हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं कंचन, आपका मैंने 4 चैप्टर तक चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था सोशल स्टडी में, इट मीन्स एसएसटी में। टुडे वी आर स्टडिंग द चैप्टर इज 5th एंड नेम इज दिस द लेयर्स ऑफ द अर्थ। कि जो पृथ्वी की लेयर्स कितनी होती हैं बेटा। जैसे मान लो हमारी जो पृथ्वी है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म में बनी हुई है ना। तो जो इसकी लेयर है, अब ऐसा तो है नहीं कि सारी लेयर्स में सिर्फ मिट्टी मिट्टी होगी। तो ये पृथ्वी है हमारे, इसके कुछ पार्ट्स भी डिवाइडेड हैं। जैसे पृथ्वी के जो अंदर की जो पार्ट्स है वो 3 चीज़ों में डिवाइड है ना बेटा। तो जो अंदर का जो पार्ट है इसको हम कोर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोर। और जो सेकंड जो पार्ट आता है आपका, ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको हम मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मेंटल। और जो आपका जो ऊपरी परत होती है, जो हमारी सबसे जिस लेयर पे हम लोग रहते हैं, विच लेयर वी आर लिव, ओके बेटा, दिस कॉल्ड इज क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। ओके। तो इस तरीके से जो हमारी भूमि है, जो हमारी अर्थ है, वो इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड है। जो सबसे अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम कोर कहते हैं। जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम मेंटल कहते हैं। और जो उससे भी ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट को ही हम बेटा लिथोस्फीयर भी कहते हैं। यानी कि जो जिस सरफेस पे हम लोग रहते हैं ना, इसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। ओके बेटा। फिर इसके जो ऊपर का जो भूभाग होता है, जैसे कुछ लेयर्स भी बनी हुई हैं, इसके भी पार्ट होते हैं। ये जो हमारा आसपास का जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इस तरीके से सम पार्ट्स ऑफ दिस अर्थ एंड वी आर स्टडिंग अबाउट दैट। ओके बेटा, आज हम इस चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है ये यही बताया कि किस तरीके से हमारी जमीन किस तरीके से डिवाइड है, किस तरीके का उसका भूभाग है, अंदर से कैसी है, बाहर से कैसी है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज सब मिलकर स्टडी करेंगे। ये पिक्चर्स थोड़ा धुंधला सा है, लेकिन मैं बता दूं, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो अपनी बुक के साथ पहले बुक को रखें पास में और उसके साथ ही स्टडी करें। क्योंकि मैंने फोटो क्लिक करके इसमें पेस्ट की है तो ये थोड़ा ब्लर सी हो रही है ना। तो इसको ना थोड़ा अगर अच्छे से समझना है तो बुक के साथ ही समझना, बट मैं कोशिश करूंगी इसको अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर करने की। ओके बेटा। और आप सारे बच्चे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सुनेंगे। वैसे तो सभी क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, बट ये जो मैंने चैप्टर उठाया है ये 5th क्लास की बुक से लिया है। लेयर्स के बारे में ये जो चैप्टर है, जो हमारी पृथ्वी की जो आकृति है वो किस तरीके से डिवाइड है, ये एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया है। लेकिन मैंने एक रेफरेंस बुक ली है जिसके राइटर छवि गोयल हैं। तो उसके जो मैंने ये पिक्चर्स और डायग्राम लिए हैं उनके, और एक्सप्लेनेशन सेम आपको मिलेगा। यानी कि जो एनसीईआरटी बुक्स में उसका भी जो ये चैप्टर है, जो अर्थ की फॉर्मेशन है किस तरीके से हो रही है, सेम इंफॉर्मेशन यू गुड नॉलेज फ्रॉम थ्रू दिस वीडियो, रियली ट्रस्ट मी गाइस। ओके। तो बच्चों ये हम आज स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका यहाँ से स्टार्टिंग होती है। आपने ये पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं ना, ये हमारे रिसोर्सेज हैं। फॉरेस्ट, इट इज ऑल्सो रिसोर्सेज, वाटरफॉल एंड दिस इज माउंटेन। तो ये सारे क्या हमारे रिसोर्सेज हैं। अब ये किस तरीके से किस सरफेस पर है, ये क्लाउड है, ये क्लाउड किस सरफेस पर है, वाटरफॉल किस सरफेस पर है, पानी कहाँ से आता है, और ये आपका जो फॉरेस्ट है वो किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से किस सरफेस पर होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ इज वंडरफुल प्लेनेट, इट इज प्रोवाइड्स फॉर ऑल आवर नीड्स एंड सपोर्ट्स लाइफ। बेटा केवल एक हमारा ही प्लेनेट है जहां पर जीवन संभव है, जहां पर लोगों को सारी वो सुविधाएं प्राप्त होती हैं जिनकी एक मनुष्य को आवश्यकता होती है। तो इट प्रोवाइड्स फॉर ऑल आवर नीड्स, जो ये हमें सारी जो हमारी आवश्यकता है उनको फुलफिल करती है हमारे जीवन को जीने के लिए। कौन सा? अर्थ प्लेनेट। ओके बेटा। वैसे तो प्लेनेट जुपिटर, मार्स, बट देयर इज नो लाइफ बिकॉज वी कुड नॉट गेट सम थिंग्स फॉर सपोर्टिंग लाइफ।
ओके बेटा, तो इसलिए हमारी एक ओनली अर्थ एक ऐसी है, पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे ये सारी चीजें संभव है, जहां जीवन संभव है। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 लेयर्स। जो हमारी अर्थ है उनको 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। अर्थ को कितने लेयर्स में डिवाइड किया है? 4 लेयर में, जिसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। आप लोग सोच रहे हो कि अभी तो मैम ने 3 बताए थे कि जो अंदर से पृथ्वी है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है, लेकिन यहाँ तो 4 लेयर कहा गया है। तो मैं आपको जो पहले पिक्चर्स मैंने बनाई थी, देखो बेटा, जो ये पिक्चर्स है ना आपकी, ये जो पृथ्वी है खुद में, ये तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, बट इसके जो ये पार्ट है, जैसे ये जो पृथ्वी का जो सरफेस है, इसको हम लिथोस्फीयर बोलेंगे। फिर उससे ऊपर कुछ चले जाएंगे, इसको हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे, है ना। या फिर यहाँ पृथ्वी के अंदर जो हमें पानी वगैरह जो प्राप्त होता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो प्रोवाइड कराती है, जो हमारी भूमि जो चीजें हमें सपोर्ट लाइफ को जीने के लिए जो भी संसाधन प्रोवाइड कराती है, उनके बारे में ये बताया गया है कि जो पृथ्वी है उसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसका पहला भाग है लिथोस्फीयर, यानी कि जो भूमि की सरफेस के जो ऊपर होता है। फिर एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एयर में मौजूद होती है जितनी भी सारी चीजें। हाइड्रोस्फीयर का मीनिंग है इस आपका पानी से रिलेटेड। क्या हाइड्रोस्फीयर क्या है? पानी में। पानी में भी तो सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पानी मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो नमक है वो भी तो पानी से बनाया जाता है। तो पानी में कई सारे केमिकल्स, कई सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर इन तीनों चीजों का मिलन है। जैसे कोई आप देखो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, जो ये आपका एयर से रिलेटेड सारी जो चीजें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? एटमॉस्फेयर। जो वाटर से रिलेटेड सारी थिंग्स होंगी, दिस कॉल्ड इज हाइड्रोस्फीयर। और जो आपका सरफेस होता है, जहां जमीन होती है, जहां लैंड होता है, वी कैन कॉल दिस लिथोस्फीयर। एंड तीनों का जो मिलन होता है, तीनों का जो कंपोजिशन होता है, वी कॉल दिस बायोस्फीयर। यानी इन सारी चीजों को मिलाकर जो भी कंपोजिशन बनता है, वी कॉल्ड बायोस्फीयर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है बेटा, अब देखो हम इनको पढ़ेंगे कि लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है और बायोस्फीयर क्या है। फिर आफ्टर रीडिंग दिस वी आर स्टडिंग अबाउट मेंटल कोर एंड क्रस्ट एंड जो इनर कोर भाग होता है भूमि का। ओके, आपको मैं बता दूं, जो लिथोस्फीयर है, जो आपको पता है कि जो लैंड से रिलेटेड जो सारी चीजें होती है वो लिथोस्फीयर कहलाती हैं, राइट। तो ये लिथोस्फीयर है वो सारा क्या है, जो हमारी जो भूमि से रिलेटेड चीजें होती हैं वो लिथोस्फीयर कहलाती हैं। ओके बेटा, और आपका इस लिथोस्फीयर को भी देखो कई सारी चीजों में डिवाइड किया गया है। इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसको? लिथोस्फीयर को, है ना बेटा। लिथोस्फीयर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस तरीके से डिवाइड किया गया है ये सारी चीजें? देखो, द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द इनर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड द कोर। मैंने कोर मेंटल के बारे में जो बताया था ना कि वो किस किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, तो वो कह रहा है कि जो आपका लिथोस्फीयर है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, कोर एंड मेंटल एंड क्रस्ट। ओके बेटा, जो हमारे लिथोस्फीयर का है, जो भूमि होती है, जो जमीन होती है, उसको भी 3 चीजों में डिवाइड कर दिया है। फिर जो लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द क्रस्ट एंड थिन अपर लेयर ऑफ द मेंटल। जो लिथोस्फीयर, जिस सरफेस पर हम लोग रहते हैं बेटा, जिस परत, भूमि की जिस परत पर हम लोग रहते हैं, उसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और जो क्रस्ट की जो लेयर है वो मेंटल लेयर से थोड़ी थिन है, यानी कि पतली है। एंड थिन लेयर अपर layer of the mantle. The lithosphere is solid in nature with an average thickness of about 100 kilometers. जो लिथोस्फीयर है वो कम से कम 100 किलोमीटर गहराई तक हमें जमीन देखने को मिलती है। यानी कि जब अगर हम खुदाई करना स्टार्ट करें तो हम पाते हैं कि जो लिथोस्फीयर है वो हमें भूमि का जो सरफेस होता है, ये भूमि का जो जिस भाग पर हम लोग रहते हैं, तो ये लिथोस्फीयर है, ये इसको कम से कम 100 किलोमीटर तक है। ये कितने तक है बेटा? 100 किलोमीटर तक इसका जो भाग है वो सॉलिड है। कैसा बेटा? सॉलिड भूभाग है। फिर कहता है आपका लिथोस्फीयर
थिकनेस है, मोटी है, कितनी मोटी, 100 किलोमीटर्स। द लिथोस्फीयर अनइवन एंड हैज लैंडफॉर्म लाइक प्लेन्स, माउंटेन्स एंड डेजर्ट। आपको पता है कि हम जिस सरफेस पे रहते हैं तो आपने देखा होगा ना कि इसी लिथोस्फीयर पर माउंटेन होते हैं, है ना, डेजर्ट पाए जाते हैं और प्लेन्स एरियाज भी होते हैं जहां हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। कहाँ होते हैं सारे? आपको पूछा जाए कि वेयर इज प्लेन्स एरियाज एंड माउंटेन्स एंड डेजर्ट, तो यू कैन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस these only we could find all the lithosphere. ओके बेटा, फिर यही आपका lithosphere is always constant motion as it stand on tectonic plates। जो lithosphere है इसी को हम बेटा tectonic plates भी कहते हैं। This movement of the tectonic plates is responsible for geological phenomena such as earthquake and volcano eruptions। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं आपकी ज्वालामुखी की, वोल्केनो क्या होता है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी सुना है ना आपने कि जो ज्वालामुखी जमीन से जब जमीन फटती है, भूकंप आते हैं तो एक बड़ी मात्रा में एक लावा सा निकलता है, उसे क्या कहते हैं? वोल्केनो। हिंदी में कहते हैं उसको ज्वालामुखी। अर्थक्वेक क्या होता है बेटा? भूकंप। यानी जितनी भी भूकंप की जो एक्टिविटीज होती हैं वो सारी, और वोल्केनो जितनी भी ज्वालामुखी की जो एक्टिविटी, जितने भी फिनोमिना होते हैं जियोलॉजिकल, यानी कि जितने भी भौगोलिक फिनोमिना होते हैं, जितनी भी भौगोलिक एक्टिविटीज होंगी वो कहाँ होंगी? आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है कौन सी? टेक्टोनिक प्लेट एंड टेक्टोनिक प्लेट्स वेयर इट इज फाउंड ऑन द लिथोस्फीयर। I hope you understand what is lithosphere and what could get on the lithosphere. नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर क्या है? जितनी भी आपका एयर से रिलेटेड चीजें होंगी हवा में, एटमॉस्फेयर क्या है? जितना भी आपका हवा में चीजें पाई जाएंगी वो सारा आपका एटमॉस्फेयर में आएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की गैस हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, किसी भी प्रकार की जो गैस होगी। आपने सुना है ना अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ओके, कोविड-19 है, तो ये आपने सुना है ना कि ये सारी मास्क पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि ये हवा में भी मौजूद है, क्योंकि हम छींकते हैं, जुकाम होता है, जो वायरस वगैरह जितनी भी सारी जो एक्टिविटीज होती हैं इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि हवा में हो रही है, हवा में होने वाली एक्टिविटीज क्या कहलाती है? हमारी एटमॉस्फेयर कहलाता है वो वाला क्षेत्र, जिस जो भी एयर में जो भी एक्टिविटीज होती हैं। इसलिए जो हवा में भी कई प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं बेटा, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस मिलती है, जिसका परसेंटेज 78% है। और फिर उसके सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन मिलती है। फर्स्ट नंबर पर कौन सी मिलती है? नाइट्रोजन। एंड सेकंड नंबर पर कौन सी मिलती है? 21% ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ये सारी गैसेस वगैरह हमें एटमॉस्फेयर लेयर में देखने को मिलती हैं। Our atmosphere absorbs the harmful ultraviolet radiations and retaining the sun's heat and saves us from extreme थोड़ा धुंधला सा रहा है, वेरिएशन बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। यानी जितने भी आपके दिन और रात के जो फिनोमिना होते हैं वो सारा कुछ हमारा एटमॉस्फेयर में होता है। और एटमॉस्फेयर क्योंकि अर्थ से रिलेटेड है तो वो सारी चीजें हमें इफेक्ट करती हैं। Our atmosphere is composed of many type of gases as shown in the pictures. If you study with your books, you can see also these pictures कि जो पिक्चर्स हैं कितनी कितनी परसेंट में कितनी कितनी और कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं। तो ये सारा कंपोजिशन आपको मिल जाएगा कि सारी गैसेस को मिलाकर एटमॉस्फेयर बनता है। Earlier oxygen was absent from our atmosphere. बहुत पहले ऐसा था कि यहाँ के जो एटमॉस्फेयर था, जो यहाँ का वातावरण था, उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट थी, यानी कि ऑक्सीजन हमारे पास नहीं थी। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो बेटा जीवन ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है ना। ऑक्सीजन नहीं होगी तो जीवन ही नहीं होगा। लेकिन पहले बहुत सालों पहले देखा जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था। As soon as the microorganisms such as virus and bacteria evolved, they started
converting carbon dioxide into oxygen, giving the present composition on our atmosphere. तो धीरे धीरे जिस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो सूक्ष्म कण होते हैं और वायरस और बैक्टीरिया, ये सारी चीजें एल्वॉल्व्ड होने लगी, एक दूसरे में मिलने लगी और कन्वर्टिंग होने लगी कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, तो जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हुआ, उपस्थित हुआ। अब इसी एटमॉस्फेयर को हमने 5 भागों में डिवाइड किया गया, 5 पार्ट्स इसके बताए गए। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि जैसे कि हमारी ये भूमि है, फिर इसका जो ऊपर का सरफेस है इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, फिर इसके जो पार्ट्स हैं इसको जैसे ट्रोपोस्फीयर बोलेंगे, मैंने बताया था ना, इसके ऊपर के जो पार्ट्स हैं, फिर इसके बाद ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर आएगा, फिर मीजोस्फीयर आएगा, फिर लिथोस्फीयर आएगा एंड एक्सोस्फीयर आएगा। तो ये सारे पार्ट्स डिवाइड हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए जमीन है और जमीन से लेकर यहां तक का जो सरफेस है ये कहलाता है ट्रोपोस्फियर। क्या कहलाएगा बेटा? ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। पृथ्वी से 0 to 18 किलोमीटर तक, 0 to 18 किलोमीटर तक हमें ट्रोपोस्फियर मिलता है। फिर आफ्टर दिस इस लेयर को हमने क्या बोला था? स्ट्रेटोस्फियर। तो जब 18 से लेकर और 50 किलोमीटर तक, यानी कि अगर हम ऊंचाई पे जाएं, अपनी जिस जमीन पे हम रह रहे हैं और हम जिस जमीन से ऊपर की ओर उठते हैं 18 किलोमीटर तक, तो वहां तक तो हमारा ट्रोपोस्फियर मिलेगा। उसके बाद हम 18 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो उस परत को हम स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। ओके बेटा। फिर इसके बाद मीजोस्फियर आता है। मीजोस्फियर 15 to 18 किलोमीटर होता है। तो ये सारी, अब देखो कुछ एक्टिविटीज इसमें भी होती हैं क्योंकि एयर है, मैंने आपको बताया था, और एयर का जो कंपोजिशन बना है सम गैसेस, राइट, तो इसमें भी तो कुछ एक्टिविटीज होती होंगी। तो देखो जो हमारा ट्रोपोस्फियर है उसमें क्या एक्टिविटीज होती है? दिस इज द लोएस्ट लेयर, इट लाइज closest to the earth's surface, it is the warmest and contain 90% mass of the atmosphere। यानी जितनी भी ज्यादातर जो एक्टिविटीज होती है 90%, ज्यादातर 90% जो एक्टिविटीज होंगी भूमि की वो सारी क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर में होती हैं। और ये बहुत ज्यादा इसकी लोवेस्ट लेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी सबसे छोटी लेयर है और ये पृथ्वी के बहुत ही करीब है। अब पूछा जाए कि विच लेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, तो क्या होगा इसका आंसर? ट्रोपोस्फियर। ओके बेटा, तो ये आपका आंसर क्वेश्चन भी बन सकता है। तो जो हमारी लेयर है, पृथ्वी के जो निकट लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर का मतलब है क्षोभमंडल। नेक्स्ट है आपका बेटा स्ट्रेटोस्फियर। मैंने आपको बताया था ना कि 18 to 15 किलोमीटर। अब देखो स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है कि यहाँ ओजोन लेयर पाई जाती है। कौन सी लेयर पाई जाती है? ओजोन गैस होती है बेटा, ओजोन लेयर पाई जाती है जो कि हमारी किससे रक्षा करती है? सन की रेडिएशन से और अल्ट्रावायलेट किरणों से, जो कि हमारे लिए स्किन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं। इसकी वजह से कई बार लोगों को कैंसर तक हो जाता है, स्किन कैंसर भी हो जाता है। तो जो हमारी ओजोन लेयर है वो सन की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। और इसी लेयर में आप जैसे कहते हैं ना कि ये जो जहाज उड़ रहे हैं वो नीचे क्यों नहीं है और हमें दिखाई भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ज्यादा ऊंचे भी नहीं है। तो जो जहाज उड़ने की जो उचित जो उसका लेयर होता है वो उसको हम समताप मंडल कहते हैं, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। यानी जो एयरप्लेन है, एयरप्लेन भी कौन सी किस लेयर में उड़ेंगे? स्ट्रेटोस्फियर में। ओके। नेक्स्ट है बेटा मीजोस्फियर। मीजोस्फियर की जो ऊंचाई है 15 to 85, यानी स्ट्रेटोस्फियर 15 तक था, उसके ऊपर से लेकर और 18.5 तक किलोमीटर तक जाएंगे। 18.5 मतलब समझे, यानी कि हम अगर 50 किलोमीटर तक पहुंच गए फिर उसके बाद से 85 किलोमीटर तक जाएंगे, वहां पर हम मीजोस्फियर को प्राप्त कर पाएंगे, मध्य मंडल को। इसकी लेयर में क्या होता है? मिट्रॉइड्स होते हैं एंड बर्न व्हाइल एंटरिंग आवर एटमॉस्फेयर। आपने देखा है ना, टूटते हुए तारे होते हैं, मिट्रॉइड्स क्या होते हैं? जो टूटते हुए तारे होते हैं। तो वो तो जल, ऐसा लगता है ना कि एकदम टूट के तारा एकदम जला और एकदम गायब हो गया। तो ये सारी जो मिट्रॉइड्स वाली जो घटनाएं होती हैं वो किस लेयर में होंगी? मीजोस लेयर में होंगी। किस में होंगी बेटा? मीजोस लेयर में होती हैं।
नेक्स्ट है बेटा आपका ये थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर की जो लंबाई ऊंचाई है वो 18 टू 600 किलोमीटर। देखो इनका इतना नहीं था, लेकिन देखो थर्मोस्फियर की जो ऊंचाई है वो 18 टू 600 किलोमीटर तक इसका लेयर रहता है। अब इसमें क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हॉटेस्ट लेयर है। कैसी लेयर है बेटा, बहुत ज्यादा गर्म लेयर है। एंड द टेम्परेचर इज दिस लेयर कैन राइज अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस। जो इसका टेम्परेचर है 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हम लोग देखें तो अगर हमारे यहाँ का तो टेम्परेचर अगर 40 भी हो गया तो कितनी गर्मी पड़ने लगती है ना। अगर 0 पहुंच गया तो कितना ठंड होने लगती है, माइनस में आ गया तो ये सारी जो टेम्परेचर, जो हॉटेस्ट वाला जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ होता है, वो कहाँ होता है, थर्मोस्फियर में होता है। कहाँ होता है बेटा, थर्मोस्फियर में, ठीक है ना। फिर है आपका एग्जोस्फियर, यानी जो सबसे बाह्यमंडल होता है, जो बाह्यमंडल होता है वो कहाँ होता है। हमने 600 पे छोड़ा था ना, अब उस 600 से एक्सटेंड अप टू 10,000 किलोमीटर तक एग्जोस्फियर होता है। यानी जो 600 तक, हम मान लो जमीन से लेकर 600 तक पहुंच गए तो हमें रास्ते में ट्रोपोस्फियर भी मिल गया, स्ट्रेटोस्फियर भी मिल गया, मीजोस्फियर भी मिल गया, फिर हमने थर्मोस्फियर को भी देख लिया। फिर उसके बाद जैसे हम 600 क्रॉस करेंगे तो वी कुड फाइंड एग्जोस्फियर। अब एग्जोस्फियर में देखो क्या क्या चीजें होती है। एग्जोस्फियर में बेटा इट इज द अपर मोस्ट लेयर, ये सबसे बाहरी लेयर है ऑफ आर एटमोस्फियर। मैनी वेदर सैटेलाइट्स ऑर्बिट इन दिस लेयर। जितने भी वेदर यानी मौसम से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती है, जैसे बिजली कड़कना या जो आपको सैटेलाइट दिखती है ना, जिनकी वजह से हम लोग टीवी वगैरह देख पाते हैं, या फिर आप लोग देखते हैं कि जो हम न्यूज सुन पाते हैं, तो किसकी वजह से होता है, सैटेलाइट की वजह से। कुछ सैटेलाइट हम ऊपर भेजते हैं कि वो जो अर्थ की फोटो ग्रैब करें, या कुछ एक्टिविटीज हो रही है अगर अंतरिक्ष में तो उनको ग्रैब करें। तो ये सारी जो घटनाएं होती हैं वो किस लेयर में होती हैं, एग्जोस्फियर में होती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार रीबैक करके इसको बैक करें वीडियोस को, और फिर से एक बार सुने और अच्छे से समझें। ओके बेटा, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। आपको एटमोस्फियर समझ में आया, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड लिथोस्फियर ऑल्सो। ओके, फिर आपका नेक्स्ट है हाइड्रोस्फियर। मैंने आपको बताया था हाइड्रोस्फियर क्या है, पानी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है। तो जो पानी, आपको सबको पता है कि पृथ्वी का 71% जो भूभाग है किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। और जो पानी की जो फॉर्म है वो भी देखो 3 फॉर्म में डिवाइड है। किस किस में, सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस। ऐसा नहीं है कि कुछ गैसेस, सारी गैसेस हमें एटमॉस्फेयर में मिलती हैं, कुछ गैसेस हमें पानी में भी देखने को मिलती है। लिक्विड फॉर्म में भी होता है और सॉलिड फॉर्म में भी होता है। वाटर कवर्स 71%। आपको पता ही है कि जो पानी है हमारा 71% उसने पृथ्वी का भूभाग घेर रखा है। और ओशियन, अब वो भाग किससे घिरा हुआ है, कहीं समुद्र हैं, कहीं सागर हैं, कहीं नदियां हैं, ओशियंस, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। अदर वाटर बॉडीज में आप लोग समझते हो क्या आता है, जैसे वाटरफॉल है ना, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, अदर वाटर बॉडीज में। लेक हैं, आखिर है तो पानी, तो ये भी तो चीजें घिरी हुई है किसकी, तो तभी तो कहते हैं कि 71% जो पृथ्वी का भूभाग है वो किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। वाटर इज प्रेजेंट इन ह्यूज क्वांटिटीज एट द पोल्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड आइस। जो पानी का कुछ बड़ा भाग, ह्यूज क्वांटिटीज एट द पोल्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, जो पानी का बड़ा सा भूभाग तो बर्फ की फॉर्म में ही जमा हुआ है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। सॉरी बेटा। इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स रफली 1% of the water vapor in the form of clouds and fog। और 1% जो भाग है, जो पानी उड़कर क्लाउड के फॉर्म में चला जाता है, फॉग की फॉर्म में चला जाता है, उसकी वजह से तो बारिश वगैरह होती है। जैसा आपने सुना है ना, समुद्र वगैरह की जो गर्मी जब ज्यादा होती है, हीट होती है, तो वेपर बना लेता है, वेपर की वजह से, वाटर वेपर की वजह से फिर बारिश होती, क्लाउड्स बन जाते हैं, क्लाउड की वजह से फिर बारिश होने लगती है ना। तो ये सारी चीजें एक्टिविटीज होती है। The first life form are believed to have evolved in water. Every life form on the earth directly or indirectly depend on the
हाइड्रोस्फीयर। बेटा चाहे कह लो हाइड्रोस्फीयर पे ही हम डिपेंड हैं, चाहे कह लो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप खुद सोचिए, जब तक पानी नहीं होगा तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। पानी नहीं होगा तो जो एक्टिविटीज होती हैं वाटर में या फिर कहीं पर भी, वो एक्टिविटीज हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। बारिश हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीजें आप डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली, पर हैं वी आर डिपेंड ऑन द हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट है बेटा आपका, ये कुछ क्वेश्चन है, जब आप लोग रीड कर लेंगे सारा चैप्टर तो आप खुद से आंसर फिल करेंगे, मैं इनको बताऊंगी नहीं एक भी क्वेश्चन को। मैं अगर आपको बता सकती हूँ अभी इनको फिल करने के लिए, लेकिन ये आपका होमवर्क है कि यू हैव टू गिव आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके बेटा, तो मैं जब पूरा चैप्टर स्टडी करा दूं मैं आपको, तभी इस क्वेश्चंस को आप फिल करेंगे अपनी बुक में। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो यू कैन राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्वेश्चंस एंड देन यू गिव आंसर। नेक्स्ट है बेटा, हाइड्रोस्फीयर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग अर्थ्स टेम्परेचर क्लाइमेट। ये मैंने पहले बताया था कि जब तक पानी नहीं होगा, जो भी टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, जलवायु है, वो किस तरीके से बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल है वो हाइड्रोस्फीयर का, यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। क्रूशियल क्या होता है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है इसका। The amount of water present on earth is believed to be constant since its formation. Water moves through the hydrosphere in a cycle. This cycle is called water cycle. जो भी ये formation होती है because of water, इसी को हम hydrosphere in a cycle और इसी को ये हम water cycle भी कहते हैं। तो I hope you can understand these 3 points like hydrosphere and atmosphere and lithosphere. ओके बेटा, नेक्स्ट है, इन तीनों का कंपोजिशन बताया था मैंने, बायोस्फीयर होता है इन तीनों का कंपोजिशन। तो बायोस्फीयर में देखो बेटा, बायोस्फीयर है क्या पहले ये समझ लो। बायोस्फीयर जिसमें लिविंग चीजें रहती हैं, बायोस्फीयर क्या है? जिसमें लिविंग चीजें रहती हैं। और लिविंग चीजें किसकी वजह से रह पाएंगी? सम गैसेस एंड वाटर्स एंड लिथोस्फीयर, यानी भूमि की भी आवश्यकता है उनको, पानी की भी आवश्यकता है, और सांस लेने के लिए या छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है। कह लीजिए कि अगर हम अल्ट्रावायलेट किरणों से बचेंगे तो हमें ओजोन लेयर की भी आवश्यकता है। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स तो होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, साथ ही साथ में जो लिविंग थिंग्स होती हैं, वो जो सारी लिविंग थिंग्स, चाहे वो फिर पेड़ पौधे हों या फिर आपके जो कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर जानवर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, या फिर हम जैसे लोग होते हैं, वो सारे लोग आपके बायोस्फीयर में इंक्लूड होंगे। तो ये सारे आप अच्छे से रीड भी कर सकते हैं कि देखो इसमें है माइक्रोऑर्गेनिज्म टू द जायंट व्हेल, ऑल लिविंग थिंग्स आर पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। ये सारे पार्ट किसके हैं? बायोस्फीयर के। दिस इज स्फीयर व्हिच interacts with all the other spheres and depends on them for survival। जो ये लेयर है आपका, जो सर्वाइवल यानी कि जीने के लिए, जो अदर स्फीयर यानी जो अदर क्षेत्र हैं, जैसे कि आपके एटमॉस्फेयर था, लिथोस्फीयर था, हाइड्रोस्फीयर था, ये सारी चीजें डिपेंड है किस पर? बायोस्फीयर पर। किस पे डिपेंड है बेटा? बायोस्फीयर। ये सारी चीजें किस पे डिपेंड है? बायोस्फीयर पर। यानी जितने भी अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो ये बायोस्फीयर की वजह से ही चेंज आते हैं। फिर आपका बेटा, scientists believe that between 3 million and 30 million species might exist on this earth, but we have been able to identify only 1.3 million species till date। साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों का दावा है कि हमारे यहाँ कम से कम 3 मिलियन से 30 मिलियन तक स्पाइसेस जातियां रहती हैं, चाहे फिर वो कीड़े मकोड़ों की जातियां हो या फिर लोगों की जातियां हो। 3 मिलियन एंड 30 मिलियन स्पाइसेस माइट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। इन 3 मिलियन है, लेकिन हमें सिर्फ 30 मिलियन के बारे में ही थोड़ी बहुत नॉलेज है। और बट वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई ओनली 1.3। लेकिन जिनको हम पहचान पाए, जिनको हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए, जान पाए या खोज पाए। आइडेंटिफाई क्या है? खोज पाना। कि जितनों को हम खोज पाए वो सिर्फ कितने में काउंट होती है? 1.3 मिलियन स्पाइसेस टिल डेट। आज की डेट तक सिर्फ हमने 1.3 मिलियन जातियों को ही खोज पाया है, जबकि हमारे बायोस्फीयर में 3 मिलियन एंड 30 मिलियन स्पाइसेस रहती हैं, यानी जातियां रहती हैं। All the biosphere is smaller than all the other sphere of the earth।
इस प्रकार जो बायोस्फीयर है वो स्मॉलर तो है, जो अदर स्फीयर है उनके बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं, लेकिन बायोस्फीयर का इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है पृथ्वी का। फिर भी yet it has been instrumental in bringing about changing in other sphere। फिर भी यह और जो स्फीयर है और जो इसके क्षेत्र है इनको चेंज करती है, जो इस ये बायोस्फीयर ही जो अदर क्षेत्र है उनको चेंज करती है या इसी की वजह से चेंज होते हैं। द प्रेजेंट एटमोस्फियर फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रेजेंट में एटमोस्फियर का एग्जाम्पल लें तो क्या ले सकते हैं, is a result of chemical activities carried out by the living beings। जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं वो किसके जरिए हो सकती हैं, लिविंग बींग्स के जरिए, जितने चाहे वो लिविंग बींग्स ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो या बर्ड्स हो, एनीवन एल्स। एंड द फॉसिल फ्यूल्स इन द लिथोस्फीयर इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म। बेटा फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें है ना, तो ये सारी चीजें अगर हमें लिथोस्फीयर, देखो बायोस्फीयर में अगर कुछ केमिकल एक्टिविटीज होती है तो बिकॉज ऑफ लिविंग बींग्स, राइट। और जो भी लिथोस्फीयर में हमें जो फ्यूल्स वगैरह जो फॉर्म मिलता है वो किसका डिकम्पोजिशन है, डेड ऑर्गेनिज्म का, यानी ऑर्गेनिज्म जो पुराने जमाने में जो जीवित प्राणी या जीवित एनिमल्स वगैरह थे वो मर जाते हैं और फिर किसी अर्थक्वेक की वजह से कह लो या कोई भूकंप वगैरह जो एक्टिविटीज होती है उनकी वजह से वो जमीन में दफन हो जाते हैं या फिर दब जाते हैं, फिर उन्हीं की बॉडी से बेटा एक लावा टाइप में निकलने लगता है या कह दो लिक्विड फॉर्म में कुछ ऑयल सा निकलता है, वही ऑयल को हम पेट्रोल और डीजल के नाम से जानते हैं, वही चीजें निकलती हैं। और ये बेटा आने वाले दिनों में खत्म होने वाली चीजें हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सीएनजी का यूज करना चाहिए, है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों का यूज करना चाहिए, जैसे वाइंड एनर्जी है उसका यूज, विंड एनर्जी है उसका यूज करो, सन सोलर सिस्टम है उसका सोलर एनर्जी को यूज करो। तो इन चीजों का हमें यूज करना चाहिए जो कभी समाप्त नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स है वो कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है बेटा आपका, आवर अर्थ हैज द मोस्ट डाइवर्स कंडीशन फॉर सपोर्टिंग लाइफ एवरीथिंग दैट वी हैव अराउंड अस। जो भी हमारे पृथ्वी पर जो डाइवर्स होती है कंडीशन जीवन को जीने के लिए, एवरीथिंग दैट वी हैव अराउंड अस, वो सारी चीजें हमारे आसपास ही हैं। एंड ऑल द रिसोर्सेज दैट वी यूज फ्रॉम आवर एनवायरमेंट, द मोस्ट unique things about our environment is that it is not static, it is a very dynamic। जो भी ये यूनिक चीजें होती हैं हमारे जो फिनोमेना में, हमारे कह लो आसपास के एरियाज में, तो सारी चीजें किसकी वजह से होती है, हमारे एनवायरमेंट की वजह से। और एनवायरमेंट में जो चेंज आते हैं बिकॉज ऑफ बायोस्फीयर। और जो भी ये एक्टिविटीज होती हैं वो एक नॉट स्टैटिक, यानी कि एक जैसा रहने वाली स्थिति नहीं है, यानी कभी ना कभी ये सारी चीजें चेंज होंगी ही। इट इज नॉट स्टैटिक, ऐसा नहीं है कि बेटा आज जो माहौल है ऐसा ही हमेशा बना रहेगा, या कह लो आप जैसे आज का क्लाइमेट है, आज की जैसी जलवायु ऐसी हमेशा बनी रहेगी, नहीं, ये नॉट स्टैटिक है। इसमें पहले ही बोल दिया कि एनवायरमेंट इज दैट इट इज नॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं है, चेंज हो सकता है। इट इज वेरी डायनामिक, ये गतिशील है। गतिशील, डायनामिक क्या हो रहा है बेटा, गतिशील, यानी कि चलता फिरता है भाई, चलता फिरता। अब ये ऐसा तो नहीं कि अपने आप चलेगा, बिकॉज ऑफ सम अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, तो ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। कभी मौसम कैसा था और कभी कह रहे जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे कि नहीं पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, तो आज के लोग क्या कहते हैं कि नहीं अब तो गर्मी बहुत पड़ती है। पहले के लोग कहते थे कि देखो कितनी सारी चिड़ियां वगैरह होती थी, आसमान में उड़ती थी, पेड़ पौधे कितने होते थे, लेकिन आज की कंडीशन देखो कितनी दयनीय कंडीशन है कि आज हमें अपनी पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है, बिकॉज इट इज नॉट स्टैटिक। एनवायरमेंट रहेगा नहीं अगर ये सारी चीजें चेंज नहीं होंगी। इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स, आर एनवायरमेंट वर्क्स इन स्ट्रॉन्ग इंटरडिपेंड्स विद। तो ये सारी जो चीजें हैं, चाहे वो लिविंग चीजें हो चाहे वो नॉन लिविंग एलिमेंट्स हो, ये सारी मौजूद होती हैं हमारे एनवायरमेंट में, और हमारा एनवायरमेंट इसी तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। भाई अगर कह लो कि मान लो आपका ओनली हाइड्रोस्फीयर हो और लिथोस्फीयर ना हो तो क्या लाइफ इज पॉसिबल, बताओ। मान लीजिए कि अगर जमीन ना हो, सिर्फ पानी पानी हो, तो क्या हम कहीं रह पाएंगे, नहीं रह सकते।
तो ये सारी इंटर रिलेटेड चीजें हैं, सारी इंटरडिपेंडेंट चीजें हैं, ये सारी एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। क्लाइमेट हो, चाहे बायोस्फीयर हो या हाइड्रोस्फीयर हो, सारी चीजें आपको एक दूसरे से इंटररिलेटेड होती है बेटा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। बच्चों अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजना, क्योंकि उनको भी ये चैप्टर समझने में उनको आसानी आएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके बेटा, और मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी आपको सेंड करूंगी, उसका आप इसी चैप्टर से रिलेटेड और आपको जो मैंने पहले चैप्टर पढ़ाए हैं उससे भी रिलेटेड उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे, चाहे फिर आपको फिर से रीड करके ही क्वेश्चन क्यों ना करना पड़े। ठीक है ना बेटा? आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल आर थिंग्स एंड ओके बच्चों, अपना ध्यान रखना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, है ना बच्चों? और आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल आर थिंग्स। ओके, बाय। देखना इसका बंद नहीं हो, बंद नहीं हो।